नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बड़े बयान की, राजनीतिक पार्टियों पर सुप्रीम कोर्ट के अहम रुख की। देखेंगे दिल्ली में सीएम को लेकर बीजेपी के खास फॉर्मूले को, नई मुश्किलों से घिरे अरविंद केजरीवाल को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे किसानों के साथ केंद्र की बैठक पर आए बड़े अपडेट को। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जर्मनी यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकतंत्र पर दिया बड़ा बयान। उंगली दिखाकर बोले, भारत में सबको दिया जाता है सम्मान। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, चुनाव आयोग मर गया, नोटिस भेजेगा तो कोर्ट में होगी बात। दिल्ली में तेज हुई बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार की तैयारी। आपके 3 मौजूदा पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। हार के बाद आपको बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा एक्शन। 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश। कहा, आतंकवाद को खत्म करना मकसद। नौसेना की जाबाज महिला अफसरों ने रचा इतिहास। नाविक सागर परिक्रमा के तहत पार किया कैप होल्ड। खतरनाक और तेज हवाओं के लिए मशहूर। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धनखड़ ने कहा है कि कार्यपालिका के अधिकारियों की नियुक्ति में आखिर सीजेआई का क्या काम। इतना ही नहीं, बड़ा बयान देते हुए धनखड़ ने कह दिया कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में धनखड़ के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बयान देकर हर किसी को न सिर्फ हैरान किया है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दरअसल शुक्रवार को भोपाल के राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी कार्यक्रम में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र में देश के मुख्य न्यायाधीश को किसी भी कार्यकारी नियुक्ति में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि देश के चीफ जस्टिस सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में हिस्सा कैसे ले सकते हैं, क्या इसके लिए कोई कानूनी दलील हो सकती है। धनखड़ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस तरह के मानदंडों पर पुनर्विचार करने का वक्त अब आ गया है। इसी के साथ शक्तियों के विभाजन के सिद्धांतों के उल्लंघन को लेकर गहरी चिंता जाहिर करते हुए धनखड़ ने कहा, To steal your minds. How can in a country like ours or in any democracy, by statutory prescription, Chief Justice of India participates in the selection of the CBI director? Can there be any legal rationale for it? I can appreciate that statutory prescription took shape because executive of the day yielded to a judicial verdict. But time has come to revisit. This surely does not merge with democracy. How can we involve Chief Justice of India with any executive appointment? धनखड़ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अगले मुख्य चुनाव आयुक्त चुने जाने के लिए बैठक होनी है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 पारित होने के बाद ये नियुक्ति पहली बार होगी, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि ये अधिनियम मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया है, जिसमें पीएम, विपक्ष के नेता और सीजेआई की 3 सदस्यीय समिति को संसद द्वारा कानून बनाए जाने के काम में करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि नए कानून में सीजेआई को समिति से बाहर रखा गया है, जिस पर मोदी सरकार की खूब आलोचना की जा रही है। कहा जा रहा है कि नया कानून नियुक्तियों में कार्यपालिका के ज्यादा हस्तक्षेप के बराबर है और ये चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। ऐसे में धनखड़ के सीजेआई के शामिल होने को लेकर सवाल उठाने को बीजेपी की मंशा से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक सोमवार को होने की उम्मीद है। ऐसे में अब इस पर बवाल मचना तय माना जा रहा है। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस मामले पर सीजेआई संजीव खन्ना अप्रैल में सुनवाई करेंगे। ऐसे में अब राजनीतिक दलों, खासकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सरकार और चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट चुनावों में जवाबदेही और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच मामले पर 21 अप्रैल से शुरू हो रहे हफ्ते में सुनवाई करेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार, चुनाव आयोग सहित सभी पक्षों को अपना लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें, याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2013 में आए केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का हवाला दिया है। एडीआई ने कहा है कि सीआईसी ने सभी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में करार दिया था,
लेकिन किसी भी पार्टी ने इस पर अमल नहीं किया। एडीआर की ये याचिका 2015 से लंबित है। बाद में इसी मामले पर वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया था। वहीं शुक्रवार 14 फरवरी को हुई संक्षिप्त सुनवाई में एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता की बात कही है। इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सभी पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई करेगा, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। याचिकाओं में कहा गया है कि राजनीतिक दल सरकारी नीतियों को तय करने में भूमिका निभाते हैं। उन्हें सरकार से रियायती दर या जमीन, इनकम टैक्स में छूट और सरकारी टीवी, रेडियो पर मुफ्त प्रचार का मौका भी मिलता है, इसलिए उन्हें आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। एडीआर की याचिका में 6 पार्टियों कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, बीएसपी, सीपीआई और सीपीएम को भी पक्ष बनाया गया है। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने यह स्टैंड लिया है कि पार्टी के अंदरूनी कामकाज को आरटीआई के दायरे में लाना गलत होगा। बहरहाल अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद इस पर क्या फैसला आता है और किस पर क्या असर पड़ता है। दिल्ली चुनाव परिणाम के 7 दिन बाद भी बीजेपी अपने सीएम का ऐलान नहीं कर पाई है। पार्टी को 27 साल बाद विधानसभा में बहुमत मिला है, लेकिन पेच सीएम पर फंस गया है, जिसको लेकर विपक्ष में बीजेपी की खूब किरकिरी भी हो रही है। लेकिन इस बीच खबर है कि बीजेपी सीएम के लिए एक खास फॉर्मूले पर काम कर रही है। तो क्या है बीजेपी का फॉर्मूला, देखिए इस रिपोर्ट में। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर पकड़ बनाने वाली बीजेपी सीएम, स्पीकर और कैबिनेट के चुनाव के लिए खास तरह के फॉर्मूले पर काम कर रही है। यही वजह है कि दिल्ली में चुनावी नतीजों के 1 हफ्ते बाद भी बीजेपी अपने नए सीएम का ऐलान नहीं कर सकी है। दरअसल शुरुआत में हुई बैठक में 48 विधायकों में से 15 नाम चुने गए थे। फिर जातिगत समीकरणों के आधार पर इसे घटाकर 9 कर दिया गया। ऐसे में अब ये तय हो गया है कि दिल्ली का अगला सीएम बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों में से ही होगा। इसके अलावा 48 में से फाइनल किए गए 9 उम्मीदवारों में से ही सीएम, स्पीकर और कैबिनेट मंत्री तय किए जाएंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो 17 और 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक भी बुलाई जा सकती है। वहीं 19 और 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। फिलहाल यही फॉर्मूला तय किया गया है, जिस पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा शुक्रवार देर रात फ्रांस और अमेरिका की यात्रा से लौटे पीएम नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर जेपी नड्डा और अमित शाह से चर्चा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बीच बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि प्रवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री की रेस से बाहर किया गया है। दरअसल सूत्रों की माने तो अब इस रेस में 3 नाम शामिल हैं, जिसमें नई दिल्ली सीट से नवनिर्वाचित विधायक प्रवेश वर्मा नहीं है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी दिल्ली सीएम के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा, जितेंद्र महाजन और रेखा गुप्ता के नाम पर विचार किया जा रहा है। इन्हीं 3 में से कोई एक दिल्ली का नया सीएम हो सकता है। वहीं सीएम की जद्दोजहद के बीच केजरीवाल सरकार के बड़े प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक के नाम में बदलाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। दिल्ली की नई बीजेपी सरकार मोहल्ला क्लिनिक का नाम और स्वरूप दोनों बदलने की तैयारी में है। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जा सकता है। ऐसे में अब देखना होगा दिल्ली में सरकार बनाने के बाद बीजेपी और क्या बदलाव करती है और अपना मुख्यमंत्री के रूप में किसे पेश करती है। फिलहाल सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी नए सीएम की तैयारियों में जुटी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव में शीश महल पर खड़ी हुई रार और बढ़ गई है। दरअसल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उनके 6 फ्लैग स्टाफ बंगले में जांच के आदेश दे दिए। तो क्या है पूरा मामला और कैसे अरविंद केजरीवाल फंस गए, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इस बीच केजरीवाल के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई। दरअसल सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने शीश महल की जांच करने का आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ में बने सरकारी बंगले की विस्तृत जांच की जाएगी, जिसके बाद केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई। बता दें, रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि 40,000 वर्ग गज में बनी भव्य हवेली के निर्माण में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। हालांकि इस मामले पर आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं रोहिणी से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी को दी अपनी पहली शिकायत में आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने 40,000 वर्ग गज यानी लगभग 8 एकड़ भूमि पर भव्य महल का निर्माण करने के लिए भवन नियमों का उल्लंघन किया। बीजेपी नेता ने अपनी दूसरी शिकायत में बंगले की मरम्मत और आंतरिक साज सज्जा पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने का आरोप भी केजरीवाल पर लगाया है। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने ही शीश महल के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरा था, जिसका असर दिल्ली चुनाव पर खासा हुआ। चुनाव में ये एक अहम मुद्दा रहा जिसने केजरीवाल की ईमानदार छवि को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद आपको दिल्ली की सत्ता गंवानी पड़ी। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल इसमें 2015 से पिछले साल अक्टूबर के पहले हफ्ते तक रहे थे। अब देखना होगा केजरीवाल इस पर अपना क्या पक्ष रखते हैं। दिल्ली में आपके साथ ही कांग्रेस ने भी करारी शिकस्त झेली, लेकिन आपकी हार के बाद कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई।
पार्टी ने बिहार में चुनाव को देखते हुए अपने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं ताकि पार्टी को राज्य में मजबूती से पेश किया जा सके। तो बीजेपी के खिलाफ क्या कुछ है कांग्रेस की तैयारी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी हो, लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव में अपनी भूमिका को मजबूत करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ा है। इसी कड़ी में पार्टी को और मजबूती देते हुए कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। साथ ही कई लोगों को नई जिम्मेदारियां भी दी गई ताकि आने वाले समय और बीजेपी के खिलाफ अपनी रणनीति को और ज्यादा मजबूती से पेश किया जा सके। बता दें, कांग्रेस में किए गए नए बदलाव में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बड़ी छाप देखने को मिली है। कांग्रेस ने 9 राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त किए, वहीं इन पदों पर काम कर रहे 6 नेताओं को हटा दिया है। इनके साथ ही कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को AICC महासचिव बनाया और उन्हें पंजाब का महासचिव भी नियुक्त किया। वहीं राज्यसभा सैयद नसीर हुसैन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। रजनी पाटिल, BK हरिप्रसाद और मीनाक्षी नटराजन समेत 9 नेताओं को विभिन्न प्रदेशों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बता दें, बिहार में इस साल के अंत तक चुनाव होने वाले, ऐसे में कांग्रेस ने कृष्णा अलावारू को बिहार का प्रभारी बनाया है, जो अब तक यूथ कांग्रेस के प्रभारी थे। कर्नाटक के वरिष्ठ नेता BK हरिप्रसाद को हरियाणा और राजस्थान के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया। रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ का प्रभारी बनाया गया। उन्हें राजीव शुक्ला की जगह पर ये जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस ने के राजू को झारखंड का प्रभारी बनाया है। इनमें ज्यादातर नेता पहले भी संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कांग्रेस को इस बदलाव से कितना फायदा मिल पाता है। केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधिमंडल के बीच 14 फरवरी को चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई, जिसमें 28 किसान नेता शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किसान नेता डल्लेवाल की सेहत पर चिंता तो जताई, लेकिन ये बैठक पहले हुई तमाम बैठकों की तरह ही बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों में गुस्सा बढ़ गया है। तो क्या कुछ हुआ मीटिंग में और इसके बाद क्या है किसानों का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच 28 किसानों की प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार 14 फरवरी को चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात की और हर बार की तरह ये मुलाकात भी बेनतीजा साबित हुई। किसानों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी सहित अपनी मांगों पर जोर दिया, लेकिन सरकार ने किसानों की मांगों को अनसुना कर दिया, जिस पर किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि केंद्र उनकी मांगों को हल्के में न ले। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने दोनों फोरमों के नेताओं से यह आग्रह किया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपना अनशन समाप्त कर दें, लेकिन दोनों फोरमों ने, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप इतनी चिंता जता रहे हो हमारे स्वास्थ्य को लेके, हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन हमारा अनशन MSP गारंटी कानून बनने तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने कहा कि भारत सरकार बड़ी चिंतित है, एक एक किसान की जिंदगी बड़ी अमूल्य है, इसलिए आप अनशन समाप्त कर दीजिए। लेकिन दोनों फोरमों के नेताओं ने विनम्रतापूर्वक ये बात कही कि अनशन तब समाप्त होगा जब MSP गारंटी कानून बनेगा। आपको बता दें, चंडीगढ़ में 5 बजे से रात 8:30 बजे तक हुई बैठक में केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी भी शामिल हुए। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर सहित किसान संगठनों के करीब 28 सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जो कि दूसरी बैठकों की तरह ही बेनतीजा निकली। अब अगले दौर की बैठक 22 फरवरी को चंडीगढ़ में की जानी है। हालांकि इस बैठक को लेकर किसानों की मांग है कि अगली बैठक दिल्ली में की जाए, जिसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह को भी शामिल किया जाए। वहीं किसान नेताओं के साथ बैठक करने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि किसान नेताओं के साथ बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए गए फैसलों की जानकारी उनके नेताओं से साझा भी की गई। इसके अलावा बैठक के बाद किसानों के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से ऑफर किए गए भोजन को किसान नेताओं ने खाने से साफ तौर पर मना कर दिया। किसानों ने गुरुद्वारे से मंगाए गए लंगर को वहीं जमीन पर बैठकर खाया। बताते चले, किसान हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी से अपनी मांगों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पिछले 80 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए वक्त गुजर चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि किसान अब आगे क्या प्लान बनाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।